Now student, moving towards our next lecture for a quick revision session. मैं आपको बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन मैकेनिक्स का सबसे स्ट्रेंथफुल पार्ट है और लॉज ऑफ मोशन समझना, क्वेश्चन कई लगा रहे होते हैं हम, लेकिन फिर भी एग्जाम के दिन अगर थोड़ा सा फिगर चेंज कर दे या पैटर्न पे ना आए तो हमें लगने लगता है ये कहाँ से आया। लेकिन मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि जो भी पैटर्न के क्वेश्चन आया, मैंने यहाँ कोशिश की है कि 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन लूँ, 3 डिफरेंट फिगर लूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो फिगर है इनमें ओवरऑल हमें नेट फोर्स खोजना होता है। डियर स्टूडेंट, हमें नेट फोर्स खोजना होता है। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो नीट का प्रॉब्लम आया, कोई स्प्रिंग दी गई जिसमें ए और बी ब्लॉक लटकाए गए, जिसमें एक का मास 3m था, दूसरे का मास m था। बोला अगर स्प्रिंग को कट कर दें यहाँ से ए और बी के बीच सेक्शन से, तो बताइए कि उस दौरान एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले ये आपको पता हो कि ये यहाँ पर स्प्रिंग की वैल्यू, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो ऑब्वियस स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स kx होता है, और जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिधर फोर्स एलोंगेशन होता है उसके ठीक अपोजिट फोर्स लग रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आप FBD के रूप में देखें तो ये एक 3m का मास और am का मास, तो ओवरऑल इस स्प्रिंग के लिए टोटल वेट इन दोनों को मिला के होगा। तो टोटल 4m का वेट नीचे की तरफ लगेगा और kx ऊपर की तरफ। यानी बैलेंसिंग केस में अगर ये स्प्रिंग अभी भी हैंग ऑन है, यानी हैंग कर रहा है, तो ये टोटल मास इस kx के बराबर होगा। इज इट राइट? अब क्या होगा, लेट्स से कि जब हम कट कर रहे होते तो सोचे कि नेट फोर्स क्या होगा। अगर मान लीजिए ए पे हमारा कंसिडरेशन है कि अच्छा ए पे क्या रहा होगा, तो kx ए ब्लॉक को अगर इंडिविजुअली ले रहे हैं, तो ए ब्लॉक को अगर इंडिविजुअल ले रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पर kx अपवर्ड और 4mg नीचे की तरफ। तो यानी नेट फोर्स ऑन ए 4mg कहाँ से ले रहे हैं हम, kx के लिए बैलेंसिंग फोर्स ये था। तो यानी ओवरऑल जो अपवर्ड फोर्स था वो 4mg, और नीचे इस ब्लॉक का जब चूंकि कट कर चुके हैं तो नीचे की तरफ ये ब्लॉक हट चुका होगा, तो नीचे खाली 3mg बचेगा, तो ये 3mg, तो ओवरऑल ये आएगा mg। तो यानी एक्सेलरेशन इन ए जो होगा, यहाँ से आप देखें 4mg माइनस 3mg, तो ओवरऑल होगा ये mg। तो इधर आ गया mg, और ये F नेट फोर्स यानी ma, और m किसका, इसका, ये होगा मास ऑफ ए ब्लॉक। तो यहाँ ma यानी 3m रख दिया, a मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a, तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन ऑफ a, यहाँ पर mm कैंसिल आउट, तो g/3 होगी। तो ये तो समझ में आ गया ए के लिए। अब बी के लिए क्या होगा, देखिए लॉजिक है, अगर कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली छोड़ दी जाए तो निश्चित है कि अंडर दी ग्रेविटी होती है, यानी उसका एक्सेलरेशन g ही होता है। यानी बी का एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी g ओनली। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसे 3 ब्लॉक दिए गए थे और तीनों ब्लॉक ए बी सी बता दिया गया कि एक 4 kg का है, एक 2 kg का है, एक 1 kg का है। कहा गया ब्लॉक ए पे 14 न्यूटन का फोर्स लगा के आगे बढ़ा रहे हैं। तो बताइए कि ए पे जो रिजल्टेंट इन दोनों ब्लॉक द्वारा फोर्स होगा वो क्या होगा। तो देखिए 14 न्यूटन के इधर फोर्स है, ये क्या लगाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता हो, ओवरऑल नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्या आ रहा हो। तो देखिए एफ नेट क्या होगा, एफ इधर लग रहा है, टोटल मास क्या है m1 m2 m3, तो तीनों को जोड़ देंगे, यानी मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मास ऑफ सी, तीनों फोर्स को जोड़ दिया, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस ब्लॉक को अगर खाली कंसीडर करें, चूंकि इस पर हमें अपोजिंग फोर्स देखना है, तो नेट फोर्स इधर लग रहा है 14 न्यूटन का। ये क्या है, 14 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं। इधर से मान लिया कि ये एफ डैश आ रहा है, तो यानी इसी नेट के वजह से एक्सेलरेशन इस ब्लॉक को मिल रहा होगा। तो और कुछ नहीं, m ऑफ a हो गया। ये मैं चाहूँगा आप लिखें मास ऑफ a ओनली, क्योंकि ये इस पे इफेक्टिव फोर्स निकालना है, और ये m, तो सॉरी a, और a की वैल्यू हमने 2 रख रखी है, ये 4 है, तो 4 × 2, और इधर 14 है, तो इसे उधर अगर भेज दें तो यहाँ 14 माइनस 4 × 2 यानी 8 बराबर एफ डैश, दिस इम्प्लाइज एफ डैश इज इक्वल टू 6 न्यूटन। यानी इस पे 6 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अभी दोस्तों एक मैं अगला क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस करूंगा, कार्ट प्रॉब्लम था। देखिए कार्ट का भी प्रॉब्लम आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए। जैसे इस पे एक ब्लॉक लगाया गया, बताया गया कि अगर मान लीजिए ये अल्फा एक्सेलरेशन इसे दे रहे हैं,
तो ये ब्लॉक ना गिरे यानी स्टैटिक पोजीशन में बना रहे, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखिए, स्टैटिक कंडीशन का मतलब स्टैटिक, मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तभी इस ब्लॉक को रोका होगा, और वो कहाँ लग रहा होगा? इस वॉल्व के ठीक ऊपर लग रहा होगा, जो कि इसके वेट के बराबर रहा होगा, तभी ये ब्लॉक रुकेगा, नहीं तो ये ब्लॉक नहीं रुकेगा। यानी अगर हम बहुत मोशन में, ऐसे ही है जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ग्लास के ऊपर एक कोई पेपर रख दे, उस पर कॉइन रख दे, जैसे ही हम वो कॉइन हटाते हैं सिक्का नीचे जाके गिर जाता है, वो कॉइन पेपर के साथ नहीं आता। उसी तरीके से अगर ये मोशन में है तो इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके वेट के जब तक बराबर है तब तक ये चिपका रहेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक, ये बैलेंसिंग कंडीशन है। तो यानी अगर इस ब्लॉक का इंडिविजुअल एफबीडी देखें, सारा खेल एफबीडी का यानी फ्री बॉडी डायग्राम का है। तो यहाँ पर टोटल मास m है, इसका वेट नीचे mg है, ऊपर देखें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है? म्यू एस इंटू आर। ये फ्रिक्शनल फोर्स है। आर के यहाँ पर होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन ये अगर है कार्ड, तो इसके लिए अगर ये एक्सेलेरेशन में है तो निश्चित है कि ये स्यूडो फोर्स फील करेगा। स्यूडो मतलब इससे लग रहा होगा, अगर ये आगे जा रहा है तो इसके ऊपर एक पीछे फोर्स लग रहा होगा, और वो स्यूडो फोर्स जो पीछे होगा उसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। तो माना अगर एम अल्फा आगे जा रहा है तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? स्यूडो फोर्स ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी अगर हम आगे जा रहे हो तो उतना ही फोर्स इसको पीछे की तरफ महसूस होगा। तो एम अल्फा इसको पीछे की तरफ महसूस होने वाला फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ये आगे जो इसको धक्का दे रहा है। यानी सरफेस, दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं तो हमेशा उस अगर लेट से ये ए सरफेस है, ये बी है, तो अगर बी कोई ब्लॉक मान लें तो अगर ए सरफेस पे रखा हो तो इस ब्लॉक पे इस सरफेस द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ऑब्वियस है ये भी इतना ही फोर्स नीचे लगाएगा। तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहा है तो वो कहाँ से मिल रहा है? इसको स्यूडो फोर्स से मिल रहा है, यानी एम अल्फा से मिल रहा है। अब नीचे की तरफ इसका वेट ऑब्वियस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ हो गया। तो देखिए कंडीशन पूछी गई तो इसमें जो टफ टास्क था वो म्यू एस इंटू आर, तो आर होगा क्या? तो स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से आर और कुछ नहीं एम अल्फा होगा। तो निश्चित है ये फ्रिक्शन फोर्स या तो बराबर या इससे अधिक हो तब ये रुका रहेगा, अदरवाइज गिर जाएगा। अगर ये फोर्स कम पड़ता है तो ये नीचे की तरफ, अगर बराबर है तो बैलेंसिंग, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट किए रहेगा। तो वही मैंने कंडीशन लगा दी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर रिगार्डिंग सरफेस आर लिखें, तो एफ आर लिख दिया हमने, तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। और ये म्यू एस आर ग्रेटर देन अगर एम जी होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर की वैल्यू एम अल्फा लिखा है, एम कैंसिल आउट, तो म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन अल्फा। तो फ्रेंड ये रही बात लॉज ऑफ मोशन में। हमने 3 तरीके का डायग्राम लिए ये समझाने के लिए कि नेट फोर्स निकालने की जो मेहनत है वही क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हमें दे रहा होता है, लेकिन हमें समझना है कि नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। स्प्रिंग के केस में देखा, ब्लॉक के केस में देखा, और इसमें आई होप यू ऑल विल लाइक इट। थैंक यू, एंड आई विल give you one another lecture on laws of motion, and hopefully it will work for you. There I will try to cover the lift cases, how in lift we feel weightlessness or more weight as usually. Is it okay? So overall, thank you to you all. Stay tuned.